संस्कृत के 120 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, संस्कृत में हमें कितने मार्क्स मिलने वाले हैं? 120 मार्क्स के क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। तो इसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग ये पहली क्लास है और ये मान के चलिए कि यहाँ से मैं आपको रीट मेंस के लिए आपको कंप्लीट संस्कृत का जो सिलेबस है मैं आपको यहाँ पर पूरा करवाने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको चैनल पर बने रहना है और कंटिन्यू क्लास आपको अटेंड करनी है। ये मान के चलिए कि रीट मेंस का जो संस्कृत का सिलेबस है मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट करवाऊंगा। साथ में इसके जो हम सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है, सेकंड ग्रेड का जो संस्कृत का सिलेबस है वो भी इसके साथ साथ पूरा हो जाएगा, वो भी इसके साथ साथ आपका पूरा हो जाएगा। संस्कृत का सिलेबस यहाँ से आपका सेकंड ग्रेड का पूरा हो जाएगा। कंप्लीट तो मैं नहीं कहूँगा कि सेकंड ग्रेड का यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि उसका काफ़ी सिलेबस विस्तृत है। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड का कुछ न थोड़ा सा सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट हम कर देंगे। जो टॉपिक्स रीट मेंस में रखे गए हैं वो टॉपिक आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे क्योंकि फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस और अधिक विस्तृत है। इसमें स्नातकोत्तर का यानी एमए तक का सिलेबस आपके शामिल होता है। इसलिए यहाँ पर केवल हम किसको टच करने वाले हैं? केवल रीट मेंस के लिए जो एग्ज़ाम है वो स्टार्टिंग से, ये पहली क्लास है, ये पहली क्लास है और यहाँ से हम इसकी कंटिन्यू क्लास लेने वाले हैं। तो आप चैनल पर कंटिन्यू बने रहिए और साथ में आपको जो भी डाउट्स होते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हम तक पहुंचाने का प्रयास करें ताकि हम उसमें थोड़ा सा जो आप कमेंट करेंगे, जो आपको अच्छा लगा हो या आपने कोई कमी देखी हो उसको बताने का प्रयास करें ताकि हम उसको और अधिक सुधार कर आप तक बहुत अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे ताकि भविष्य में आप जो भी यहाँ से पढ़ो वो आपके लिए उपयोगी साबित हो। मैं यहाँ से आपसे कह रहा हूँ 120 नंबर के प्रश्न एज इट इज जैसे आपको यहाँ से मिलने वाले, तो सारी क्लास आपको 100% यहाँ से फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग यदि आपको कोई टेस्ट सीरीज की आवश्यकता हो तो टेस्ट सीरीज के लिए मैं आपको बाद में बताऊंगा कहाँ से आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेस्ट सीरीज उपलब्ध होगी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी फिलहाल अपना है कि संस्कृत की क्लास वाइज क्लास हम सिलेबस को पूरा करेंगे। आज पहली क्लास है और पहली क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला था वर्ण परिचय। वर्ण परिचय के बाद में आपको पढ़ाने वाला था उच्चारण स्थान। लेकिन ये टॉपिक ऐसे हैं जो आपने रीट के टाइम पे अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं और ये मान के चलता हूँ मैं आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। उच्चारण स्थान अच्छी तरह से आपने समझ लिए होंगे और वर्ण परिचय ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। उसके आगे वाला टॉपिक हम आज स्टार्ट करेंगे, संज्ञा प्रकरण। कौन सा टॉपिक? संज्ञा प्रकरण। ठीक है ना, ये अपना पहला टॉपिक है। आज संज्ञा प्रकरण हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास में। और संज्ञा प्रकरण में पहली बात करें तो हम पहला जो अपना टॉपिक आता है वो है इत संज्ञा। कौन सा आता है? पहला जो टॉपिक आता है वो इत संज्ञा। इत संज्ञा। ठीक है, इस संज्ञा की बात करें तो इस संज्ञा होती क्यों है और किस लिए की जाती है? इत संज्ञा एक प्रतीकात्मक शब्द है। पहली बात तो देखें तो इत संज्ञा क्या है? इत संज्ञा एक प्रतीकात्मक शब्द है। प्रतीकात्मक मतलब इन्होंने जब किसी वर्ण का लोप करके उसे वहाँ से हटाने का प्रयास किया तो कई सारे सूत्रों का प्रयोग किया, तो इन्होंने उसको एक प्रतीकात्मक रूप में कह दिया कि इत संज्ञा। जैसे आपने पढ़ा होगा केवल समास, केवल समास भी एक प्रतीकात्मक रूप से नाम रखा गया, उसी प्रकार से इत संज्ञा। ठीक है ना, और इत संज्ञा किन वर्णों की होती है? जिस वर्ण की इत संज्ञा हो जाती है उसका लोप हो जाता है। यानी दो सूत्र यहाँ पर काम करेंगे। जिस सूत्र से इत संज्ञा होती है उसके बाद एक सूत्र और लगता है तस्य लोप, और तस्य लोप से उसका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं इत संज्ञा। इत संज्ञा अर्थात जो पाणिनीय व्याकरण है, पाणिनीय व्याकरण के अनुसार इत संज्ञा विधायक सूत्र 6 माने गए। कितने? 6 सूत्र माने गए। किसके अनुसार? पाणिनीय व्याकरण के अनुसार। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार कितने? 6 इत संज्ञा विधायक सूत्र माने गए। कौन कौन से माने गए? पहले मैं बात करूं तो पहले नंबर पे आता है हलंत्यम। ठीक है, प्रश्न कहाँ से बनते? प्रश्न यहीं से बनते। कोई सा भी वर्ण दे दिया और आपसे कहा जाता है कि इस शब्द में इस वर्ण की संज्ञा कौन से सूत्र से होती है। ठीक है, अच्छी तरह से देखना है आपको। 6 सूत्र में आपको अच्छी तरह समझाऊंगा, उसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन से वर्ण की संज्ञा किस सूत्र से होती है। आप जल्दी से बता दोगे कि इस वर्ण की संज्ञा इस सूत्र से होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें पहले सूत्र कौन सा है? पहला सूत्र है हलंत्यम। दूसरे सूत्र की बात करें तो दूसरा सूत्र आता है चूटू। दूसरा सूत्र आता है चूटू। तीसरे सूत्र की बात करें तो तीसरा आता है ल स क्व तदिते। ल स क्व तदिते, ये तीसरा सूत्र है। ठीक है, चौथे सूत्र की बात करें तो चौथा सूत्र आता है स प्रत्यय। स प्रत्यय, चौथा सूत्र। ठीक है, पांचवा सूत्र जो है वो है आदि, आदिर गी टू डव। ठीक है ना, आदिर गी टू डव। और छठा जो सूत्र है इसका वो है
उपदेशे अजनुनासिक, उपदेशे अजनुनासिके इत, ठीक है ना, उपदेशे अजनुनासिक इत। इन 6 सूत्रों से क्या होती है, इत संज्ञा होती है। 6 सूत्र आपको ध्यान रखने हैं। अलंत्यम, दूसरे नंबर पे आ जाता है चुटु, तीसरे नंबर पे आ जाता है ल स कुआ तदिते, चौथे पे आता है स प्रत्यय और पांचवे पे आदिर घी टू डव, और छठा जो होता है उपदेशे अजनुनासिक इत। ठीक है, ये 6 सूत्र क्या करते हैं, किसी भी वर्ण की इत संज्ञा करते हैं, किसी भी वर्ण की क्या कर देते हैं, ये इत संज्ञा कर देते हैं। और इन 6 सूत्रों के बाद जिस सूत्र से भी इत संज्ञा होती है उसके बाद क्या हो जाता है, तस्य लोप, ये सूत्र काम करता है तस्य लोप, और इससे क्या हो जाता है, उस वर्ण की जिसकी क्या होती है इस संज्ञा होती है उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। ठीक है, ये तो प्रोसेस होती है किसी भी वर्ण का लोप होने के लिए। तो यहाँ पर मैं बात करूँ तो देखिए, जैसे मान लो आपने माहेश्वरी सूत्र पढ़ा होगा और उसमें अ ई उ ण, अ ई उ ण 4 वर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर ण का क्या होता है, ण की पहले क्या होती है, इत संज्ञा होती है, क्या होती है, इस संज्ञा होती है, और इस संज्ञा होने के बाद इसका क्या हो जाता है, लोप। और अब अण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण शामिल करते हैं, अ ई उ, कितने वर्ण, 3 वर्ण, क्योंकि इसकी क्या हो गई, पहले तो इस संज्ञा हुई और इस संज्ञा होने के बाद तस्य लोपस इसका लोप हो गया। अब प्रश्न ये उठता है कि इसकी इस संज्ञा कौन से सूत्र से होती है, यानी इस वर्ण की जो इस संज्ञा होती है कौन से सूत्र से होती है। पहले बात कर लेते हैं हम इस सूत्र की इस संज्ञा कौन से सूत्र से होती है। तो देखिए, पहला जो सूत्र है अपना, पहला जो सूत्र है वो कौन सा है, पहले सूत्र की बात करें तो पहला सूत्र है हलंत्यम। कौन सा है, हलंत्यम, ये इस संज्ञा करने वाला सूत्र है। और पहला सूत्र जो हम पढ़ने वाले हैं इसका अर्थ होता है हल अंत्यम, हल अंत्यम, अंत्यम का मतलब अंतिम, अंतिम का मतलब अंतिम, और हल का मतलब व्यंजन, हल का मतलब क्या होता है, व्यंजन। यानी यूँ कहें तो अंतिम जो हल होता है, उस अंतिम जो हल यानी व्यंजन होता है उसकी क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। कौन से सूत्र से, हल अंत्यम से। अब अंतिम हल कहाँ पर होता है, तो अंतिम हल की बात करें तो उपदेशे, उपदेशे अंत्यम हल, अंत्यम हल इत संज्ञे स्यात्। ठीक है ना, ये यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा अभी। देखिए, उपदेश है, उपदेश में जो अंतिम क्या होता है, हल होता है, उसकी क्या हो जाती है, इस संज्ञा हो जाती है। कहाँ पर, उपदेश में अंतिम हल की इस संज्ञा हो जाती है, उपदेश में अंतिम हल की क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। अब उपदेश, उपदेश में अंतिम हल की संज्ञा होती है, तो उपदेश क्या है, बात करें उपदेश क्या है, तो उपदेश के लिए भी सूत्र पूछा जाता है एक, आद्योच्चारणम उपदेश। कौन सा, उपदेश आद्योच्चारणम, आद्योच्चारण यानी आदि में, प्रारंभ में जिनका क्या किया गया था, उच्चारण किया गया था, प्रारंभ में सबसे पहले जिनका उच्चारण किया गया था वे शब्द क्या कहलाए, वो सारे उपदेश कहलाए। अब यहाँ पर आद्योच्चारण देकर आपसे क्या पूछ लिया जाता है, देखा होगा आपने 3rd ग्रेड में रीट में बहुत सारे, पिछली बार भी जो रीट का एग्जाम हुआ था उसमें भी, इस बार भी जो रीट का एग्जाम हुआ उसमें भी आपको केवल दे दिया जाता है आद्योच्चारणम, और यहाँ पर आपको ब्लैंक्स दे दिया जाता है, और नीचे ऑप्शन में दे दिया जाता है आपको क्या क्या दे दिया जाता है ऑप्शन में, ऑप्शन में आपको दे दिया जाता है यहाँ पर, ऑप्शन में दे दिया आपको ए उपदेश, बी आगम, सी संधि, डी समास। तो आपको ये याद रखना है कि आद्योच्चारणम उपदेश है, प्रारंभ में जिन वर्णों का या जिन जिन का उच्चारण किया गया था वो क्या कहलाते हैं, उपदेश कहलाते हैं। इसको याद करने के लिए बिल्कुल आपको देखिए ये सूत्र याद रखना है, धातु सूत्र गणादि वाक्य लिंग अनुशासनम, अलंत लगा दिया, आगम प्रत्यय आदेशा उपदेशा प्रकीर्तिता।
कौन कौन से बात करें तो नंबर ए पे आ जाता है आपका धातु। जितनी भी धातु होती है उनको हम आद्य उच्चारण में मानते हैं, यानी उपदेश कहा जाता है। ठीक है, उपदेश किन्हें किन्हें कहा जाता है? धातु। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है सूत्र। तीसरे नंबर पे क्या गया? गण। तीसरे में क्या गया? गणपाठ यानी सूत्रपाठ, गणपाठ। वाक्य। पांचवें नंबर पे लिंगानुशासनम। आगम, प्रत्यय, इधर से आदेश। ये क्या कहलाते हैं? ये उपदेश कहलाते हैं। धातु, सूत्र, गण, वाक्य, लिंगानुशासनम, आगम, प्रत्यय, आदेश, ये सब क्या कहलाते हैं? उपदेश कहलाते हैं। याद रखिए, यानी हमने देखा कि जिनका उच्चारण सबसे पहले जिनका उच्चारण किया गया था, जिनका उच्चारण किया गया था वो क्या कहलाते हैं? आदेश। तो प्रारंभ में किन किन का उच्चारण किया गया है? धातु, सूत्रपाठ, गणपाठ, वाक्य, लिंगानुशासनम, आगम, प्रत्यय, आदेश। यहाँ से भी 2 प्रश्न बहुत बार बने। कौन कौन से बने मैं आपको बता दूं। यहाँ पर 2 प्रश्न यहाँ पर बार बार बनते हैं, आगम और आदेश। आगम और आदेश। आगम का मतलब होता है 2 वर्णों के बीच में, 2 वर्णों के बीच में कोई जब नया वर्ण आ जाता है तो क्या कहलाता है? आगम कहलाता है। क्या कहलाता है? आगम कहलाता है। और यहाँ पर प्रश्न ये बनता है कि आगम मित्रवत। आगम कैसा होता है? मित्रवत होता है। यानी 2 वर्णों के बीच में जब कोई नया वर्ण आता है तो कैसा कहलाता है? मित्रवत कहलाता है। और आदेश, आदेश क्या करता है? एक वर्ण के स्थान पर दूसरा वर्ण हो जाता है। एक वर्ण के स्थान पर क्या हो जाता है? दूसरा वर्ण हो जाता है। तो ये क्या कहलाता है? आदेश। और आदेश किसका माना गया है? आदेश शत्रुवत, यानी आदेश को शत्रु के समान माना गया है। यानी एक वर्ण को हटा करके वो दूसरा वर्ण वहां पर आता है, इसलिए इसको क्या माना गया है? शत्रुवत। याद रखिए, 2 प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में पूछे गए थे और सेकंड ग्रेड में भी पूछे थे। हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम में भी ये प्रश्न बन जाए कि आगम शत्रुवत होता है या मित्रवत। आगम देकर आपसे पीछे केवल ब्लैंक्स दे दिया जाए और नीचे ऑप्शन में दे दिया जाए मित्रवत, शत्रुवत, इस प्रकार के कुछ शब्द देकर आपसे पूछा जाए तो आप याद रखना आगम कैसा होता है? मित्रवत होता है। और आदेश कैसा होता है? शत्रुवत होता है। तो कौन कौन से सूत्रों का आदि उच्चारण किया गया था? धातु, सूत्र, गणपाठ, वाक्य, लिंगानुशासनम, आगम, प्रत्यय और आदेश। ये 8 शब्द आपको याद रखने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं एक बार फिर आपसे बात कर लूँ कि हमने पढ़ा कि अलंत्यम यानी अंतिम हल की क्या हो जाती है? इत संज्ञा हो जाती है। किसमें? उपदेश में। और उपदेश में हमने पढ़ लिया, उपदेश में कौन कौन से आते हैं? धातुपाठ, सूत्रपाठ, गणपाठ, लिंगानुशासनम, आगम, उपदेश, प्रत्यय। ये 8 आपने जो पढ़े वो यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन इनको उपदेश क्यों कहा गया? यानी प्रारंभिक जो 3 त्रिमुनि है, प्रारंभिक जो आचार्य हैं, कौन कौन से? प्रारंभिक जो आचार्य हैं उनकी बात करें तो कौन कौन से? प्रारंभ में 3 आचार्यों के नाम आपने सुने होंगे। कौन कौन से? पाणिनि, जिनकी हम पूरी अष्टाध्याय पढ़ते हैं। कात्यायन। तीसरे नंबर पर बात करें तो हम होता है पतंजलि। पतंजलि, इनको कहा जाता है त्रिमुनि। क्या कहा जाता है? याद रखिए, प्रश्न भी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में आ चुका है। त्रिमुनि में कौन कौन से मुनि को शामिल नहीं किया जाता? 3 मुनियों के वो नाम इस प्रकार दिए जाते हैं और चौथा मुनि कोई सा भी डाल दिया जाता है। आप ध्यान रखिए, चौथा वाला नहीं होगा। इन तीनों को आपको याद रखना है, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। कात्यायन की बात करें तो इनको वर रुचि भी कहते हैं, वर रुचि, इसलिए आपको कन्फ्यूजन नहीं होना। कात्यायन ऑप्शन हो सकता है, वर रुचि भी वहाँ पर ऑप्शन हो सकता है। इन तीनों को क्या कहते हैं? त्रिमुनि। और इन्हीं को कहते हैं आदि आचार्य। आदि आचार्य, ठीक है, आदि आचार्य। मैं वहीं पर ले सकता, पहले सूत्र पे ले चल रहा हूँ आपको। आदि आचार्य यानी जो प्रारंभिक जो त्रिमुनि थे, इनके द्वारा जिनका सबसे पहले उच्चारण किया गया वो क्या कहलाते हैं? उपदेश कहलाते हैं। और उपदेश में उन्होंने कौन कौन से वर्ण शामिल किए? धातुपाठ, सूत्रपाठ, गणपाठ, वाक्य, लिंगानुशासन, आगम, प्रत्यय और आदेश। इनको उन्होंने किस में शामिल किया? किन में? आदि उच्चारण में शामिल किया। और इन 8 को उन्होंने क्या कहा? उपदेश का। नोट कर लीजिए, क्या कहा इनको? उपदेश का। ठीक है, अब बात करते हैं
अलंत्यम सूत्र से किस किस संज्ञा होती है? अलंत्यम सूत्र से किस किस की संज्ञा होती है? ठीक है, तो आपने क्या पढ़ा? सूत्र पाठ। क्या पढ़ा? सूत्र पाठ। और सूत्र पाठ में कौन से आपने पढ़े? 14 माहेश्वरी सूत्र। क्या पढ़े? 14 माहेश्वरी सूत्र। यानी इन 14 माहेश्वरी सूत्रों का जो अंतिम हल है, कौन सा हल? अंतिम हल, उसकी क्या होती है? इत संज्ञा होती है। क्या होती है? इत संज्ञा होती है। कौन से सूत्र से होती है? तो कौन सा पढ़ा हमने? हल अंत्यम। कौन से सूत्र से होती है? हल अंत्यम से इत संज्ञा हो जाती है। कौन से सूत्र की? किसकी? माहेश्वरी सूत्र के जो अंतिम हल है, जैसे यहाँ पर ले लो आप अ ई उ ण। कौन से? ण की क्या हो गई? इत संज्ञा हो गई। री र क की क्या हो गई? इत संज्ञा हो गई। कौन से सूत्र से हो गई? तो यहाँ पर अपना आंसर क्या होगा? क्या होगा? हल अंत्यम। कौन से सूत्र से होगी? हल अंत्यम से इत संज्ञा होगी। किसकी? माहेश्वरी सूत्र की जो अंतिम वर्ण है, अंतिम हल है, उनकी क्या होगी? इत संज्ञा होगी। चलो कमेंट करके बता दीजिए, इनकी जो है इत संज्ञा होने के बाद इनका क्या होगा? लोप होगा। कौन से सूत्र से होगा? तस्य लोप। कौन से सूत्र से होगा? तस्य लोप। यानी जहां पर इत संज्ञा होती है वहां पर लोप होना निश्चित है। वहां पर लोप होना निश्चित है, यानी जिसकी संज्ञा हो गई उस वर्ण का लोप होगा। और लोप कौन सूत्र से होगा? तस्य लोप से उसका लोप होगा। ठीक है, ये तो हुआ किसका? सूत्रपाठ का उदाहरण। किसका हुआ? सूत्रपाठ का। अब मान लो दूसरा शब्द हमने पढ़ा, कौन सा? धातु। कौन सा? धातु। तो धातु में क्या आ गया? एक धातु पढ़े होगे आपने, क्र धातु पढ़े होगे ना। क्र धातु ये ऐसा होता है, टू डू क्र य, डू क्र य। क्या हो गया? डू क्र ये। यानी यहाँ पर इसकी भी संज्ञा हो जाती है, इसकी संज्ञा होती है, और क्या बच जाता है? क्रे बच जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर अंतिम हल कौन सा है? यह। इसकी क्या हो गई? इस संज्ञा हो गई। किस सूत्र से? हल अंत्यम से। ठीक है ना। और कौन सी धातु बनती है? क्र धातु, जिसका हम उच्चारण करते हैं। ठीक है। गण पाठ की बात करें तो गण पाठ में एक आता है देवट। देवट, ट की क्या हो जाती है? इस संज्ञा हो जाती है, और क्या बचता है? देव। ठीक है ना। इस प्रकार से आपको हल अंत्यम अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। प्रत्यय की बात करें, प्रत्यय भी आया था इसमें। तो ये जो तरप जो प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय? तरप जो प्रत्यय, इसके प की क्या हो जाती है? इत संज्ञा हो जाती है। कौन सूत्र से होती है? तो हल अंत्यम से होती है। कौन से सूत्र से? हल अंत्यम से होती है। अब देखिए, एक कॉमन जो हमने पढ़ा, ये हल अंत्यम वाला ऑप्शन क्या है? कॉमन है। हल अंत्यम वाला सूत्र क्या है? कॉमन है। जैसे हमने संधि पढ़ी, और संधि में एक ही परिभाषा पढ़ते हैं हम, किसी भी वर्ण के बाद, किसी भी स्वर के बाद, या ये पढ़ते हैं अ ई उ ऋ ल, यानी इक के बाद कोई सा भी स्वर हो, कोई सा भी स्वर हो, लेकिन उन कोई से भी स्वरों को अलग अलग डिवाइडेशन उन्होंने कर दिया कि यण संधि में कौन कौन से वर्ण होने चाहिए, अयादि संधि में कौन कौन से वर्ण बाद में होने चाहिए, यानी इनको अलग अलग कर दिया। लेकिन हम सामान्य परिभाषा में क्या बोलते हैं कि यदि इक के बाद कोई सा भी स्वर हो, लेकिन कोई सा भी नहीं होता, वहाँ पर क्या होता है? असमान स्वर होता है। कौन सा होता है? असमान स्वर होता है। किसके बाद? इक के बाद। तो क्या हो जाती है? यण संधि हो जाती है। उसी प्रकार से यहाँ पर प्रत्यय का है कि प्रत्यय में अंतिम हल की संज्ञा होती है, लेकिन प्रत्यय में हम बाद में पढ़ेंगे कि कौन कौन से वर्ण की संज्ञा, इत संज्ञा कौन कौन से सूत्र से होती है। कुछ प्रत्यय वाले आएंगे, तो आपको यहाँ पर कॉमन रखना है कि प्रत्यय में अंतिम हल की क्या हो जाती है? इत संज्ञा हो जाती है। कौन सूत्र से हो जाती है? हल अंत्यम से। कुछ विशेष परिस्थितियों में जो सूत्र आएंगे वो मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? आगे चले। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट आ जाता है आपका चूटू। नेक्स्ट कौन सा? चूटू। दूसरा सूत्र आ जाता है चूटू। लिखना चाहो तो आप साथ साथ लिख सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके आप बाद में लिख भी सकते हैं। लेकिन मैं ज़्यादा मैटर यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, तो आप साथ के साथ लिखिए। और आप यदि कमेंट लिखना ही चाहते हैं कि मैं बोलकर आपको लिखा दूँ, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं आपको, क्लास थोड़ी सी बड़ी होगी लेकिन आपको मैं लिखा दूंगा, है ना। चूटू। चूटू से क्या होता है? चूटू से जो प्रत्यय होते हैं, अभी प्रत्यय की बात कर रहा था मैं, जो प्रत्यय होते हैं, कौन से प्रत्यय होते हैं, उनमें चू का मतलब च वर्ग, चू का मतलब च वर्ग, वह टू का मतलब ट वर्ग। देखो यहाँ पर आपको दो समझ में आ गए, च वर्ग और ट वर्ग की क्या हो जाती है? इत संज्ञा हो जाती है। इत संज्ञा होती है। यानी इस प्रकार से हम समझेंगे
कि यदि कोई सा भी शब्द है जो आपको एग्जाम में दिया गया है, उसका जो उसका अंतिम वर्ण है, ठीक है, अंतिम वर्ण है, उसकी इत संज्ञा यदि हल है तो किस सूत्र से होगी? हल अंत्यम से। किस सूत्र से होगी? हल अंत्यम से। अंतिम की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन यदि उसका आदि जो वर्ण है, आदि यानी प्रारंभ में, यदि उसका आदि जो वर्ण है वो क्या है? या तो च वर्ग है या ट वर्ग है, तो कौन से सूत्र से इसकी संज्ञा हो जाएगी? इसकी संज्ञा हो जाएगी चूटू सूत्र से। किस सूत्र से होगी? चूटू सूत्र से। एक बार फिर समझिए, प्रत्यय के जो अंतिम हल है उसकी संज्ञा किन से होनी है? हल अंत्यम से होनी है, ठीक है। पहले जो हमने हल अंत्यम सूत्र में पढ़ा, प्रत्यय का जो अंतिम हल होता है उसकी संज्ञा किससे होती है? हल अंत्यम से होती है। और उसका जो प्रारंभ में, प्रत्यय के प्रारंभ में, कहाँ पर? प्रारंभ में यानी आदि में क्या हो? च वर्ग हो या ट वर्ग हो, तो इनकी संज्ञा किससे होती है? इनकी संज्ञा किससे होगी? इनकी संज्ञा होगी चूटू सूत्र से। अब च वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं आपको पता होंगे। वर्ण परिचय आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया है, नहीं पढ़ा है तो आप, मेरा दूसरा चैनल है जहाँ पर मैंने बहुत पहले कुछ वीडियो डाले थे जिसमें आपको मिल जाएंगे वर्ण परिचय, संधि प्रकरण आपको पूरा मिल जाएगा वहाँ से, प्रत्येक प्रकरण भी आपको वहाँ से मिल जाएगा। और एक जो टॉपिक है जो बड़ी मुश्किल समझ में आता है वो है वाच्य परिवर्तन, वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। चैनल का नाम आप सर्च करके देख ले, टारगेट स्टडी 2.0 है, वहाँ पर आप देखिए, ये सारे वीडियो आपको वहाँ पर अवेलेबल है। अभी फिलहाल यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज ये जो आपका पैटर्न चल रहा है वो केवल रीट मेंस के लिए, जो मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट करवाने वाला हूँ, और टॉपिक बाय टॉपिक होगा, जैसे आपके टॉपिक सिलेबस में उसी प्रकार से मैं आपको ये कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो फिर भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको कि कौन कौन से वर्ण ट वर्ग में शामिल है और कौन कौन से यहाँ पर च वर्ग में शामिल है। तो सॉरी, हाँ, च वर्ग की बात करें तो च, छ, ज, झ, ये 5 वर्ण तो किस वर्ग में आते हैं? च वर्ग में आते हैं। ट, ठ, ड, ढ, ण, और ये 5 वर्ण किस में आते हैं? ट वर्ण में आते हैं, ट वर्ग में आते हैं। ये जो 10 वर्ण है, यदि ये प्रत्यय के प्रारंभ में हो तो उनकी क्या हो जाती है? संज्ञा हो जाती है कौन सूत्र से? चूटू से होती है। और कौन से सूत्र से इनका लोप होता है? तस्य लोप से इनका लोप हो जाता है, ठीक है। जैसे उदाहरण में आपको बताऊं, उदाहरण की बात करें तो देखिए, ये अपना पहला उदाहरण है यहाँ पर जो आपने अच्छी तरह से पढ़ा है। प्रत्यय में आपने पढ़ा है टाप प्रत्यय, ये आपके रीड के सिलेबस में भी था, टाप प्रत्यय। देखिए, टाप प्रत्यय में अंतिम हल तो क्या आ रहा है? ट, आ, प। प की संज्ञा किससे हो गई? हल अंत्यम सूत्र से हो गई। बताया था मैंने, प्रत्यय की संज्ञा कौन से सूत्र से होती है? अंतिम हल की हल अंत्यम से होती है। और जो ट है, इस ट वर्ण की संज्ञा कौन से सूत्र से हो गई? चूटू से हो गई। हमने पढ़ा था च वर्ग या ट वर्ग का कोई सा भी वर्ण प्रारंभ में हो उसकी संज्ञा किस सूत्र से होती है? चूटू से होती है। दूसरे उदाहरण की मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपके सामने दूसरा उदाहरण इस प्रकार है। देखिए, आपने एक प्रत्यय पढ़ा होगा ण, ऊल, पढ़ा है ना? ण, उ, ल। तो ये ल भी एक अंतिम व्यंजन है, और अंतिम व्यंजन की संज्ञा कौन सूत्र से हो जाती है? हल अंत्यम से हो जाती है, ठीक है। ण कौन से वर्ग में आता है? ट वर्ग में आता है। कौन से वर्ग में आता है? ट वर्ग में आता है। और ट वर्ग की संज्ञा इस संज्ञा कौन सूत्र से होती है? तो ये हो जाती है यहाँ पर चूटू से, यहाँ पर इसकी संज्ञा हो जाती है। आ गया होगा आपको समझ में? कौन से सूत्र से हो जाती है? चूटू से यहाँ पर इस संज्ञा हो जाती है। इस प्रकार और भी है, लेकिन हम यहीं पर केवल 2 उदाहरण में आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप और भी उदाहरण काफी देख सकते हैं, यहाँ पर बाकी उदाहरण आपको बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। टाप में अंतिम हल की संज्ञा किससे होती है? हल अंतिम से होती है। और ट वर्ग की, यानी आपको तो यही देखना है कि प्रारंभ में ट वर्ग आ रहा है या प्रारंभ में च वर्ग आ रहा है। दोनों आ रहे हैं, किसमें? प्रत्यय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रत्यय। यानी कुल मिला के चूटू जो सूत्र है वो प्रत्यय में ट वर्ग और च वर्ग की संज्ञा करने वाला सूत्र है। यानी तीसरा सूत्र में आपको लिखा चुका, ल, स, क्व, तदिते। कौन सा सूत्र है? ल, स, क्व, तदिते। इस सूत्र से क्या होती है? तो इस सूत्र से भी इस संज्ञा होती है। सूत्र क्या कहता है? शब्द देखा होगा आपने, तदित। और तदित क्या होते हैं? प्रत्यय होते हैं। क्या होते हैं? प्रत्यय होते हैं। प्रत्यय में आपने पढ़ा होगा प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तत् प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। कौन कौन से प्रत्यय? तत् प्रत्यय, कृत प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। यानी ये सूत्र कह रहा है कि तदित प्रत्ययों को छोड़कर
तद्धित प्रत्ययों को छोड़कर, यानी इनको छोड़ दो। इनके बाद जो प्रत्यय बचे कौन से, एक तो कृत प्रत्यय बचा, कौन सा प्रत्यय बचा, कृत प्रत्यय। दूसरा जो प्रत्यय है वो बचता है आपके पास स्त्री प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय। यानी तद्धित प्रत्ययों को छोड़कर जो प्रत्यय बचते हैं इनके प्रारंभ में, कहां पर, प्रारंभ में कृत प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय के प्रारंभ में क्या हो, ल वो, स वो और क वर्ग। क वर्ग में पांच वर्ण शामिल है, कौन कौन से, क हो, ख हो, ग, घ और ग। यानी ये 7 वर्ण हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। इन 7 वर्णों में से कोई सा भी वर्ण हो तो उस वर्ण की इस संज्ञा कौन से सूत्र से होगी, ल स क्व तदिते सूत्र से उस वर्ण की इस संज्ञा होती है। लिख सकते हो आप, तद्धित प्रत्ययों को छोड़कर कृत प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय के प्रारंभ में यदि ल स अथवा क वर्ग में क ख ग ग घ कोष्टक में लिख सकते हैं आप कि इस संज्ञा ल स क्व तदिते सूत्र से होती है। अब आपको एग्जाम में उदाहरण दे दिया जाए, सानच। सानच देकर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि सानच शब्द में, प्रत्यय देगा नहीं वहां पर, आपको सीधा सा कहेगा सानच में च वर्ण की इत संज्ञा, किस वर्ण की, च वर्ण की इत संज्ञा किस सूत्र से होगी। ठीक है, ऑप्शन आपको दे दिया जाए, ए चूटू, बी ल स क्व त दी ते, सी में आपको दे दिया जाए हलंत्यम, और डी में आपको दे दिया जाए सप्रत्ययश्च। आपका क्या आंसर होगा, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आप कर दीजिए, आपका क्या आंसर होगा। प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए, सानच में च वर्ण की जो इत संज्ञा है कौन से सूत्र से होगी। ऑप्शन चूटू, दूसरा लसक व तदिते, सी ऑप्शन है आपके पास हलंत्यम, और डी ऑप्शन है आपके पास सप्रत्ययश्च। फटाफट से आप कमेंट कर दीजिए कौन से सूत्र से इसकी इत संज्ञा होगी। ठीक है, तो देखिए आपका ज्यादातर का आंसर मैं समझता हूं क्या होगा, चूटू। ठीक है, क्योंकि च वर्ग की संज्ञा किससे होती है, हमने पढ़ा था, च वर्ग और ट वर्ग की संज्ञा किस सूत्र से होती है, हलंत्यम, किससे, चूटू से होती है। किससे होती है, चूटू से होती है। लेकिन इसके साथ हमने पढ़ा है कि ये कहां पर होंगे, प्रारंभ में, कहां पर होंगे, प्रारंभ में। लेकिन यहाँ पर क्या नहीं है, च कहां पर है, अंतिम वर्ण है, कौन सा, अंतिम वर्ण। ठीक है, स्पष्ट हो गया, चूटू नहीं है। ल स क्व तदिते, इनमें ये शामिल है नीचे। और अंतिम हल की संज्ञा की बात करें कौन से सूत्र से होती है, कौन से सूत्र से होती है, हल अंतिम से होती है, प्रारंभ में पढ़ा था। अंतिम हल की इस संज्ञा कौन से सूत्र से होती है, हल अंतिम से होती है। 6 या 8 वर्ण शब्द आपने पढ़े थे, गणपाठ, सूत्रपाठ, धातुपाठ, तो ये प्रत्यय, आगम, तो यहाँ पर प्रत्यय, तो प्रत्यय का जो अंतिम हल है उसकी भी संज्ञा किससे होती है, हल अंतिम सूत्र से होती है। चूटू से च और ट वर्ग प्रारंभ में हो तो वहाँ पर इस संज्ञा होती है, लेकिन अपने पास वो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। हम पढ़ रहे थे केवल कि सानच प्रत्यय में, किसमें, सानच प्रत्यय में क्या होती है, इस संज्ञा होती है, किसकी, च की। तो च की संज्ञा किस सूत्र से कर ली हमने, च की संज्ञा हो गई हल अंतिम से। प्रारंभ में क्या आ रहा है, स, और स की संज्ञा कौन से सूत्र से होती है, ल स क्व तदिते, तो ये स की संज्ञा किस सूत्र से हो गई, ल स क्व तदि से, बचा आन, और पीछे क्या है, च। च की संज्ञा हो गई अंतिम हल से, और इसका क्या शेष रहता है, आन। सानच प्रत्यय का क्या शेष रहता है, आन। क्यों रहता है, क्योंकि स की संज्ञा हो जाती है ल स क्व तदिते से, और च की जो इस संज्ञा हो जाती है वो किस सूत्र से हो जाती है, हल अंतिम से इसकी संज्ञा हो जाती है। ठीक है, तो ये 3 सूत्र आज हमने पढ़े। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और यदि क्लास अच्छी लगे तो आप क्लास को लाइक जरूर करें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी नई क्लास डलती है उसकी सूचना आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत मिल जाए। और आपको कोई शब्द समझ में नहीं आए या कोई सूत्र समझ में नहीं आए, कोई आपकी क्वेरी हो, तो आप सीधा कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में नहीं करें तो मैं आपको बता दूं कहाँ पर आपकी समस्या आप
शेयर कर सकते हैं। आपने देखा होगा प्ले स्टोर पे आपको एक मिशन एजुकेशन इस नाम से 2 ऐप मिलेंगे। ऐप मिशन एजुकेशन मिलेगा आपको, एक मिशन एजुकेशन प्रो मिलेगा। मिशन एजुकेशन प्रो आपको मिलेगा। दोनों में आपको इंस्टॉल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट काफ़ी देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये थर्ड पार्टी ऐप बना हुआ है, तो यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट काफ़ी मिलेंगे। तो आप यहाँ से इसको इंस्टॉल नहीं करें। यहाँ पर नीचे वाला जो प्रो है, प्रो वर्जन, बहुत कम इंस्टॉलेशन है इसका भी। बाकी आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा। थोड़ा स्लो चलेगा पर आपको कंटेंट मिलेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पर कोई कंटेंट नहीं है, पर आप यहाँ पर जाकर अपना कमेंट कर सकते हैं। जो भी कमेंट आए उसकी रिगार्डिंग में यहाँ पर आपको कोर्स प्रोवाइड करवाने का प्रयास करूँगा। और ये मान के चलिए कोर्स की ज़्यादा प्राइस नहीं होती है, आपके बिल्कुल बजट में होती है। 129, 130 या लगभग 200 के बीच में यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाती है। फुल टेस्ट सीरीज, कोई सा भी सिलेबस कोर्स हो उसकी टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर कमेंट करके अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे जो भी नए अपडेट्स होते हैं उनकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। अपने जो भी फ्रेंड सर्किल है जहाँ पर जिन्होंने कोचिंग ज्वाइन नहीं कर रखी है, जो फ्री में 120 मार्क्स के लिए यहाँ पर आपको मटेरियल मिलेगा। 120 मार्क्स के लिए यदि आपको संस्कृत पढ़नी है तो आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। इसके साथ ही आप के लिए जो जीके वाला पोर्शन में भी यहाँ पर कंप्लीट करवाने का प्रयास करूँगा, लेकिन उसके लिए मुझे समय निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल मेरे पास समय कम है, इसलिए मैं आपके लिए केवल संस्कृत की क्लास प्रोवाइड कराऊंगा। यदि भविष्य में यदि इस प्रकार का प्रकरण बनता है, इस प्रकार का मानस मेरा बनता है, तो मैं यहाँ पर आपके लिए जीके की क्लासें भी प्रोवाइड करवाने का प्रयास करूँगा। थैंक यू।